जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और कल के रेलवे आरपीएफ को लेकर के कॉन्फिडेंशियल लेटर के बाद बहुत सारे मित्रों का लगातार ये मैसेज आ रहा था कि गुरुजी ये जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की एग्जाम होती है इसका पैटर्न क्या होता है और इसकी सिलेबस क्या होती है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान में रखेंगे कि बहुत सारे मित्रों को लगातार ये डाउट है कि गुरुजी इस एग्जाम के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपका आरपीएफ एग्जाम है इसके लिए अगर हम बात करें कांस्टेबल की, अगर हम लोग बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का जो एज क्राइटेरिया है सर वो है 18 से 25। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि ये एज क्राइटेरिया हम जनरल के लिए बता रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे एसआई की तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एसआई के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 20 से 25 ईयर, और अलग अलग कैटेगरी को सर इसमें छूट भी मिलता है, तो सर उसी हिसाब से 1-2 साल आपका कम हो जाएगा। लेकिन जो अगर हम लोग जनरल की बात करें या मतलब एक एज क्राइटेरिया की मतलब मापांक की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और एसआई के लिए सर 20 से 25। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको 3 स्टेजेस से गुजरने होते हैं। पहला आपका सीबीटी, दूसरा आपका पीईटी और तीसरा आपका पीएमटी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तीनों कौन कौन सा स्टेज है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के स्टेजेस की, तो जो आपका स्टेज 1 है इसमें रिटन एग्जाम होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका स्टेज 2 जिसमें आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी कि जो भी रनिंग वगैरह है, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी है वो सब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान होगा। और तीसरा स्टेज है सर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसको हम लोग पीएमटी के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे पीएमटी के लिए जरूरी बातें और साथ ही साथ हाइट के लिए कुछ जरूरी बातें। अब इसमें बहुत सारे मित्रों को कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 5 साल के बाद आ रही है तो सभी लोग भूल गए होते हैं सारी बातों को। तो आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि जनरल और ओबीसी के लिए जो इसमें हाइट रहने वाली है, पुरुष के लिए सर 165 और फीमेल कैंडिडेट के लिए सर 157। और साथ ही मेरे मित्र अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी में जो मेल कैंडिडेट होंगे उसके लिए जो हाइट होगा वो 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए सर 152 सेंटीमीटर। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जनरल और ओबीसी और साथ ही एससी और एसटी दोनों को छोड़ के गढ़वाल, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य श्रेणियां जो है उन सभी में सर मेल के लिए जो हाइट 163 और फीमेल की अगर हाइट की बात करेंगे तो 155। तो जो हाइट का मामला था वो आपका यहां से सॉल्व हो जाता है। और जनरल बच्चे जो हैं वो अभी सर 165 सेंटीमीटर से ऊपर ही होते हैं, तो लगभग हाइट के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही बहुत सारे मित्रों के मन में रहता है कि गुरुजी एग्जाम वगैरह पास करने के बाद इसमें हमको करना क्या पड़ता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के रूप में। तो मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं कांस्टेबल के पीईटी के लिए, किसकी बात करते हैं सर, कांस्टेबल के पीईटी के लिए, तो इसमें जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है तो ध्यान में रखेंगे कि कांस्टेबल मेल के लिए क्या है सर, 1600 मीटर का रनिंग है। 1600 मीटर का रनिंग है और वो भी कितने समय में, तो 1600 मीटर का रनिंग आपको 5 मिनट 45 सेकंड में करना है, 5 मिनट 45 सेकंड में। और मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि अगर बात की जाएगी कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट की, तो यहां पे जो इनका रनिंग होगा वो होगा 800 मीटर का और इनके लिए जो टाइम होगा वो होगा 3 मिनट 40 सेकंड का। यानी कि जब आप सीबीटी पास कर लेंगे तब आपको अगर दौड़ने की बात की जाएगी तो जो कांस्टेबल के लिए दौड़ होगी उसमें आपको कितना करना है सर, 16 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उसके लिए सर 800 मीटर की रनिंग जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड में करनी है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप, किसके लिए सर, मेल कैंडिडेट के लिए, तो सर 14 फीट, यानी कि 14 फीट आपको लंबा कूदना है। और अगर हम कांस्टेबल फीमेल के लिए बात करेंगे सर लॉन्ग जंप की, तो वो सर कितना, 9 फीट। ध्यान देंगे कि अगर हम हाई जंप की बात करेंगे तो हाई जंप में आपको कितना करना है सर मेल कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए 4 फीट निर्धारित है और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 3 फीट निर्धारित है। मतलब अगर हम पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें आरपीएफ के लिए, कांस्टेबल के लिए, तो सर आपको दौड़ना है
लॉन्ग जंप और हाई जंप, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है और इस तीनों चीज का क्राइटेरिया आप सभी देख ही पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर यानी कि आरपीएफ में दरोगा के लिए आपका पीईटी का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो ध्यान में रखेंगे एसआई मेल के लिए जो रनिंग है वो 1600 मीटर की होगी और इसके लिए जो टाइम होगा वो 6 मिनट 30 सेकेंड का होगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एसआई फीमेल की, तो एसआई फीमेल के लिए जो रनिंग का टाइम होगा वो 800 मीटर ही है और टाइम कितना है सर, 4 मिनट। ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेबल में आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड और यहां पे आपको एसआई मेल में अगर बात करेंगे तो 1600 मीटर दौड़ने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है और साथ ही फीमेल के लिए अगर कांस्टेबल में आएंगे तो 3 मिनट 40 सेकंड, लेकिन यहां पे आपको फीमेल में 800 मीटर दौड़ने के लिए सर 4 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अच्छा, लॉन्ग जंप की बात करेंगे एसआई पोस्ट के लिए, तो सर लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 12 फीट और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट। और मेरे मित्र हाई जंप की अगर बात करेंगे तो जो आरपीएफ एसआई मेल में आपका हाई जंप होगा वो होगा सर 3 फीट 9 इंच, यानी कि पुरुष कैंडिडेट जो होंगे उसको 3 फीट 9 इंच ऊंचा कूदना है और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उसको 3 फीट सर कूदना है। तो जो कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर दोनों का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहने वाला है वो आपका यही है और इसी के हिसाब से अगर आप फॉर्म डालते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन भी करना है। अब रह जाती है बात सर की जो सीबीटी होंगे उसमें सब्जेक्ट का क्या होगा, तो मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे कि अगर हम लोग बात करेंगे अपने सीबीटी एग्जाम की आरपीएफ के लिए, सीबीटी एग्जाम की सर आरपीएफ के लिए यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, तो इसमें पहला चीज तो आपका सामान्य जागरूकता जिसको हम लोग जीके जीएस के रूप में देखते हैं, जीके जीएस के रूप में देखते हैं। और दूसरा है आपका अंक गणित जिसको आप कह सकते हो सर अर्थमेटिक, और मेरे मित्र तीसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग। तो सीधे सीधे हम बोल लेते हैं कि सर रीजनिंग, यानी कि 3 चीजों पर आपको फोकस करना है और 3 चीज में लगभग सारा सब्जेक्ट आ ही जाता है। चला जीके जीएस की बात करोगे तो एसएसटी प्लस साइंस पूरा आ ही जाएगा, मैथ पढ़ना ही होता है, रीजनिंग पढ़ना ही होता है। तो कुल मिला के सर जो आप लोग अभी तक एएलपी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं लगभग चीजें वही होती है, बस फर्क यहाँ पे ये है कि एएलपी में नंबर ऑफ क्वेश्चन और आरपीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों में डिफरेंसेस होता है, आरपीएफ में ज्यादा होता है जबकि एएलपी में कम होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जीके जीएस के टोटल अंक की, तो टोटल 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या आपका 50 होगा। अर्थमेटिक की अगर हम बात करेंगे तो 35 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या 35 रहने वाली है। और जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सर प्रश्नों की संख्या होगी वो आपका 35 प्रश्न होंगे। टाइम आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1.5 आवर, 1.5 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सीबीटी 1 अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इसमें मैथ प्लस रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जबकि मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि यहाँ पे जीके प्लस जीएस के कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो जीके जीएस के टोटल आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने देर में सर, तो सर 90 मिनट में। कितने देर में सर, 90 मिनट में। और इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका पीईटी होगा, पीएमटी होगा और फिर मेडिकल वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो होगी। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी अभी तो कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी हुआ है, वो भी लीक हो गया है, तो सभी लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, क्या ये वैकेंसी सच में आएगी? मेरे मित्र जिस तरह से बातें उस लेटर में लिखी गई है तो वैकेंसी जो है वो आपका आना तय है। तो अब सवाल ये है कि हम लोग अभी से तैयारी करें या फिर तैयारी करना छोड़ दें, नोटिफिकेशन के बाद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे मित्रों का मैं कमेंट पढ़ते रहता हूं, तो कई मित्र कह रहे थे कि पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ाई करेंगे। तो मेरे मित्र ये क्या बात हुई, आप पढ़ के हम पे एहसान करेंगे या किसी और टीचर पे एहसान कर रहे हो क्या? मतलब पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ेंगे, मत पढ़ो, कौन कह रहा है पढ़ने के लिए? तो ये एक चीजें हो जाती है, मतलब आदमी क्या सोच करके वहां पे लिख रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले वैकेंसी लाओ तब हम पढ़ेंगे, मतलब एहसान कर रहे हैं। आप इसमें पढ़ के जॉब ले लीजिएगा तो जो सैलरी आएगा वो हमरा दे दीजिएगा या आप जिससे पढ़ रहे हैं ओकरा दे दीजिएगा, ऐसा संभव है? नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि गुरुजी इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो मेरे मित्र एक चीज तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं सारे एग्जाम के लिए बोलता हूं
कि अगर आपका मैथ ठीक रहता है, मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग रहता है, तो चूंकि मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करना होता है और एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है, तो उसमें गलती की चांस कम होती है। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो आप सभी आपके इस एग्जाम में अगर आरपीएफ के लिए आप लोग फॉर्म डालना चाहते हैं, तो जीके जीएस जो है और जो मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग तो 70 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि मैथ और रीजनिंग को इस तरह से स्ट्रांग कर लिया जाए, मैथ और रीजनिंग को इस तरह से स्ट्रांग कर लिया जाए कि इस 70 में से सर मिनिमम 60 क्वेश्चन आपका तो सॉल्व होना ही चाहिए। इस 70 में से सर मिनिमम 60 क्वेश्चन तो आपका सॉल्व होना ही चाहिए। 10 क्वेश्चन आप मतलब ये सोच करके छोड़ देना कि चलो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से सर, जब तक कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल जाती है, उससे पहले आपका जो प्री प्लान होना चाहिए, सर जी मैथ और रीजनिंग पे आप स्पेशल फोकस कीजिए, मैथ और रीजनिंग पे आप स्पेशल फोकस कीजिए, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हैं। मैथ कैलकुलेटिव होता है, अगर आपके पास सही कंसेप्ट है आप आंसर 100% निकालेंगे, सही कंसेप्ट नहीं है, मैथ में कमजोर है, आंसर नहीं निकल पाएगा। अब जब मैथ और रीजनिंग आपका सलट जाएगा, तब चला जी एक और चीज याद रखिएगा कि जो आपका रिजल्ट बनाएगा वो रिजल्ट बनाएगा जीके जीएस। रिजल्ट कौन बनाएगा? जीके जीएस। और आप सभी को यहां पे ध्यान में ये रखना होगा कि जीके जीएस के जो पोर्शन होते हैं वो आपका जीके जीएस ही होता है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हवा आपको क्रिएट नहीं करना है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना बुक ले लेंगे, ढिमाका बुक ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो अभी तक जीके जीएस पढ़ रहे हैं बस उसी में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। और एक बात ये भी सत्य है, जीके जीएस को मतलब बूस्टर सब्जेक्ट इसीलिए बोला जाता है, या आप कह सकते हो इसको सर मार्क बूस्टर इसलिए बोला जाता है, क्योंकि अगर जीके जीएस की चीजें आपके माइंड में याद रहती है तो इसमें आपको सॉल्व करने का झमेला नहीं होता है। अगर मान लो भारत कब आजाद हुआ ये चीजें आपको मालूम है तो ऑप्शन देख के चला टिक नहीं कर दोगे, कब आजाद हुआ। अब उसमें सोचने वाला बात क्या है, कोई कैलकुलेशन है? नहीं है। अब इसी तरीके से अगर आपका साइंस पूरा कंप्लीट है और आपको मालूम है कि फलाना चीज के कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो आपको अगर क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन देखोगे तो ठीक नहीं कर दोगे, आप कहेंगे बिल्कुल कर देंगे। अब मेरे मित्र एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जीके जीएस की सबसे खास बात ये होती है कि अगर ये चीजें आपके माइंड में एक बार में सेट हो जाती है या आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको टाइम कम लगता है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। और इसका जो टाइम बचता है उसका यूटिलाइजेशन आप मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में कर सकते हो। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए जहां पे मैथ और रीजनिंग आपका पूरी तरह से स्ट्रांग होकर के आए, और साथ में जीके जीएस में आपका सभी पोर्शन ठीक ठाक होना चाहिए। और मेरे मित्र जीके जीएस के लिए अगर हम आपको कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आप अपने तैयारी में जरूर शामिल कर लें, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे अगर हम बात करें कुछ टॉपिक की तो ध्यान में रखिएगा कि आर्ट एंड कल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर आप कितनों पढ़ लेंगे, वहां पे मिस्टेक करनी ही करनी है, तो करंट अफेयर को आप लाइटली लीजिए। साथ में जनरल साइंस पे विशेष फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस की चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। अगर लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के द्वारा दिया गया और इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया, तो आप यहां भी पढ़ेंगे तो वही बातें होगी, और सर आप किसी दूसरे बुक में पढ़ेंगे तो वही बातें होंगी। तो जो साइंस की फैक्ट होती है वो चीजें नहीं बदलती है, जबकि मान लो करंट अफेयर है या और कोई डाटा है उसमें चेंजिंग होते रहता है। मैं बस मुख्य टॉपिक पे यहां पे आपको टिक आउट कर रहा हूं जिसको आपको कवर कर लेना चाहिए अच्छे से। आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस, और साथ में मेरे मित्र आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको फंसा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक से अभी पढ़ते रहेंगे तो वो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। और मेरे मित्र अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो स्पोर्ट्स है आपका, ये आपके मुख्य टॉपिक हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर मुख्य टॉपिक क्यों? मुख्य टॉपिक इसीलिए कि मेरे मित्र अगर आप इन सभी चीजों को एक बार पढ़ लेते हो तो ये सारी चीजें बदलने वाली नहीं होती है। अच्छा, आप कहेंगे सर फिर इकोनॉमिक्स जो है, ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री जो है, ये सब चीजें क्या बदल जाती है? मेरे मित्र बिल्कुल नहीं बदलती है, लेकिन इसके साथ मसला क्या होता है कि इसके साथ फैक्ट और डाटा बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान के जितने अनुच्छेद हैं वो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप एग्जाम हॉल देने जाएंगे तब तक में कोई अनुच्छेद बदल जाएगा क्या?
आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरा ध्येय इस चीज से है कि जो चीजें स्टैटिक है, जो नहीं बदलती है, उस पर हम पहले फोकस कर लें। पढ़ना तो आपको सारे हैं, लेकिन जो पहले आपको फोकस करना है वो क्या, तो सर आर्ट एंड कल्चर, और सर जनरल साइंस, और साथ में आपका सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और सर स्पोर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा कि स्पोर्ट्स में लगातार सर अलग अलग गेम हो रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एशियन गेम संपन्न हुआ है। और बात करेंगे हम लोग पीछे के साल के गेम की, तो बहुत सारे आपको गेम का लिस्ट मिल जाएगा। तो इसमें आपको फोकस ये रखना है कि कौन कितना मेडल जीता, किसका मेडल परसेंटेज क्या था, किस खिलाड़ी ने किस गेम में मेडल जीता। तो ये सब चीजें नॉर्मल है, इसको अगर आप पढ़ते रहेंगे थोड़ा बहुत तो चीजें आपके माइंड में आसानी से सेट होती रहेगी। बाद बाकी सर जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें हमें और कोई सजेशन देने की जरूरत है ही नहीं। बस जो जरूरी चीजें थी वो मैंने बता दिया। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अभी से एक बेहतर रणनीति के साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता जो होती है वो पूरी तरह से निश्चित होती है। तो वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें और बोलने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वो आप सभी समझ पाए होंगे, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।